नमस्कार फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल सरकारी बाबू के क्लास में फिर से स्वागत करते हैं। तो आज हम फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने वाले हैं, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर रहेगा 112 नंबर क्वेश्चन। क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने पार्ट 31 के दौरान 111 नंबर तक के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर लिया था, और ये जो होने वाला है आपका पार्ट 32 होगा, जो कि 112 नंबर क्वेश्चन से शुरू हो रहा है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगा कि इसके पहले के अगर वीडियोस को आप लोग नहीं देखे हैं तो पहले से जा कर के प्लेलिस्ट पर अवेलेबल वीडियोस को, क्लास को वहां से जा कर के देख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्योंकि देखिए, ऐसा कीजिएगा कि अगर पहले वाले क्लास को अगर देख करके आगे की क्लास को देखिएगा तो आप हो सकता है कि आप खुद से ये सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर पाएंगे और आपका प्रैक्टिस अच्छा हो पाएगा, आपका तैयारी जो है बहुत अच्छे ढंग से हो पाएगा। तो आइए 112 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो 112 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, पहले ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 12 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली को एक राइफल से दागा जाता है। 12 ग्राम द्रव्यमान की कोई एक गोली है जिसे राइफल से दागा जाता है। गोली इसके बैरल से होकर जाने के में कुल कितना 0.006 सेकेंड का समय लेती है और इसे 300 मीटर पर सेकेंड वेग से छोड़ती है। राइफल द्वारा गोली पर आरोपित बल क्या है? तो देखिए, ये क्वेश्चन है कि एक राइफल से 12 ग्राम का द्रव्यमान के कोई गोली को छोड़ा जा रहा है और जिसे छोड़ने में 0.006 सेकेंड लग रहा है, और उसमें गोली का जो वेग है 300 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। राइफल कितना बल लगाया गोली पर, उसी का मान बताना है। तो जो डाटा दिया हुआ है पहले हम उसे नोट डाउन कर लेते हैं ताकि हम सॉल्यूशन करने में आपको आसानी होगी। तो 112 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं, इसलिए हम नोट कर लेते हैं 112 नंबर। अब जो डाटा दिया हुआ है उसे लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए। पहले द्रव्यमान, तो द्रव्यमान को एम से सूचित करते हैं, जिसका मान दिया गया है 12 ग्राम, जिसका मान 12 ग्राम दिया। फिर क्या दिया हुआ है, समय। तो समय को टी से सूचित करते हैं, तो 0.006 सेकेंड दिया हुआ है समय। इसके बाद क्या दिया हुआ है, वेग का मान दिया हुआ है 300 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 300 मीटर पर सेकेंड। और निकालना क्या है, तो एफ का मान। तो एफ का मान क्या होगा, यानी कि बल, आरोपित बल का मान क्या होगा, इसे पता करना है। तो पहले भी हमने, और अगर पहले का वीडियो नहीं देखे, अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो फिर से आपको डिटेल में बता देते हैं कि जो बल होता है कोई भी वस्तु पर आरोपित त्वरण और उसके मास के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर एम ए। आपको इसको अच्छे से याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पर बेस बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्यूशन होते रहते हैं। एफ बराबर क्या होगा, एम ए, यानी कि एफ बराबर एम ए, यानी कि बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण। ए एक्सेलरेशन को कहते हैं, जिसका हिंदी होता है त्वरण। तो त्वरण का मान नहीं दिया हुआ है, बट यहाँ एम का मान दिया हुआ है और हमें एफ का मान निकालना है। तो ए का अगर मान पता चल जाता है तो हम एम से इंटू करके एफ का मान निकाल पाएंगे। तो ए बराबर निकालने के लिए क्या होता है, यानी त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। आपको पता होगा, वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। यानी कि वेग का मान कितना दिया है, यानी यहाँ वेग बटा में समय हो जाएगा, वेग बटा में समय हो जाएगा। तो वेग का मान कितना दिया हुआ है, तो 300 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। और ध्यान रहे हमेशा वेग का मान मीटर पर सेकेंड में, अगर सेकेंड है तो यहाँ मीटर पर सेकेंड, मीटर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ किलोमीटर है तो प्रति घंटा होना चाहिए, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा हो या मीटर पर सेकेंड होना चाहिए। यहाँ वेग मीटर पर सेकेंड में दिया है तो ठीक है। यहाँ वेग 300 मीटर लिख लिया और समय कितने दिया हुआ है, सेकेंड में दिया हुआ है, तो 0.006 सेकेंड लिख लेंगे। यहाँ से पॉइंट हटा तो ऊपर में 3 0, 6 से कट गया तो 6 5 30, फिर 4 0। ठीक है, तो यहाँ से 50,000, यानी ए का मान क्या निकला, तो आपका ए का मान जो निकला 50,000 निकल गया। यानी कि ए बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो ए का मान क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड, यहाँ सेकेंड हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा इसका यूनिट। तो यहाँ से ए का मान निकल गया आपका। तो एफ बराबर क्या होता है, एम इंटू ए। तो एफ बराबर क्या लिखेंगे, एम का मान कितना दिया हुआ है, 12 ग्राम, और ए का मान क्या निकला, तो 50,000 निकल गया, 50,000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से फिर अब क्या आपको इंटू कर देंगे तो एम का मान निकलेगा
नहीं निकलेगा, क्योंकि ध्यान देना है हमेशा कोई भी क्वेश्चंस में अगर m का मान ग्राम में दिया है तो हमें kg में परिवर्तन करना होगा, kg में परिवर्तन करना होगा, क्योंकि द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम होता है, द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम होता है, इसलिए ग्राम को kg में कन्वर्ट करेंगे। तो ग्राम को kg यहाँ भी हम कन्वर्ट कर सकते थे, तो यहाँ कन्वर्ट करते तो क्या हो जाता, 12/1000 करते तो यहाँ से निकल जाता 0.012 kg। तो डायरेक्ट हम ये मान यहाँ रख सकते थे, यहाँ ये मान रख सकते थे, या यहाँ भी हम ग्राम को क्या करेंगे 1000 में बदलने के लिए यहाँ भी 1000 से भागा कर सकते हैं। तो 1000 से यहाँ भागा करें या 12 ग्राम के जगह पर 0.012 kg रख दें, फिर भी मेरा सेम आएगा। यहाँ से 3 0 से 3 0 कट गया और 12×5 = 60 हो गया, और एक और 0 क्योंकि यहाँ वाला 0 है, तो f का मान क्या निकला 600। परंतु वो यहाँ से f जो होता है, f का SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, यानी कि बल का SI मात्रक न्यूटन होता है, इसलिए 600 न्यूटन हो जाएगा। 600 न्यूटन जो होगा आपका राइट आंसर होगा। तो पिस्तौल द्वारा जो बल लगाया गया था गोली पर, वो कितना बल लगाया गया था, 600 न्यूटन। तो आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्या है, F बराबर M है, F बराबर M है, इसको नोट कर लीजिएगा। हम बताते रहेंगे हर क्वेश्चन पे कि कौन सा पॉइंट याद रखना है आपको, तो ये सब आप नोट कर सकते हैं। 112 का क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, आप देख सकते हैं 600 न्यूटन, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 113 नंबर देखते हैं। 113 नंबर क्या है, 113 नंबर कह रहा है कि डैश 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 वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती है, यानी कि समझते हैं इसको, यहाँ अच्छे से समझते हैं। 113 नंबर, तो इसमें ऑप्शन में क्या दिया है, दूरी दिया है, बी में है बल है, सी में है त्वरण और डी में वेग है। तो दूरी ही एक ऐसी भौतिक राशि है जो कभी ऋणात्मक नहीं होती है, ऋणात्मक भी नहीं होती है और कभी शून्य भी नहीं होती है। क्योंकि दूरी क्या होता है, तो दूरी को समझिएगा, जैसे कि ये शुरुआती पॉइंट हो गया, शुरुआती पॉइंट हो गया, और ये आपका अंतिम पॉइंट हो गया। तो हम क्या किए कि एक रास्ता है यहाँ से यहाँ जाने का, एक इस तरह से रास्ता है, ठीक है, यहाँ पहुँचेगा। तो ये जो चले ये आपका दूरी कहलाएगा, ये जो आपको चला गया ये क्या कहलाएगा, दूरी कहलाएगा। लेकिन अगर दूरी और विस्थापन में यहाँ से अंतर समझते हैं तो दूरी कहलाएगा, और विस्थापन क्या कहलाएगा, तो यदि शुरुआती पॉइंट और अंतिम पॉइंट के बीच के एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। क्या हमने बताया कि एक निश्चित दिशा में शुरुआती बिंदु से अंतिम बिंदु तक तय की गई दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। यदि विस्थापन का बात करें तो ये विस्थापन क्या होगा, क्या ऋणात्मक, यदि क्वेश्चंस पे हम तो यहाँ ये देखिए, इस क्वेश्चन का तो सॉल्यूशन पता चल गया कि दूरी जो होता है कभी ऋणात्मक नहीं होती है, लेकिन ऋणात्मक कौन सा चीज़ हो सकता है, तो दूरी को छोड़ करके जितने भी और भौतिक राशि हैं वो सभी ऋणात्मक या जीरो हो सकता है। कैसे, तो उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो विस्थापन भी एक ऐसा ही राशि है जिसका जो यूनिट होता है मीटर होता है, और दूरी भी एक ऐसी राशि है जिसका SI मात्रक जो होता है मीटर होता है। लेकिन विस्थापन और दूरी में अंतर यही है कि दूरी जो है कोई निश्चित दिशा में चली गई दूरी नहीं होती है, और विस्थापन जो है शुरुआती पॉइंट से अंतिम बिंदु तक के एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी होती है, जैसे यहाँ से चले। लेकिन यह ऋणात्मक हो सकता है, यदि क्वेश्चन में पूछा गया रहता है कि विस्थापन क्या ऋणात्मक या जीरो हो सकता है, तो जी बिल्कुल। कैसे हो सकता है, तो यहाँ से यहाँ अगर विस्थापन हुआ, यहाँ से यहाँ तक गया और फिर यहाँ से शुरुआती बिंदु पर ही आ जाता है, इधर से गया और फिर उधर से इसी बिंदु पर आ जाता है, तो विस्थापन क्या होता है, तो जीरो हो जाता है। क्यों, क्योंकि हम क्या बोले थे कि शुरुआती पॉइंट से चलने के बाद अंतिम बिंदु पर जो चला गया निश्चित दिशा में दूरी होता है, तो शुरुआती बिंदु भी यही हुआ और अंतिम बिंदु भी यही फाइनल में हुआ, तो क्या हो जाएगा, इस स्थिति में विस्थापन आपका जीरो हो जाएगा। लेकिन दूरी क्या होगा, तो जाने का भी डिस्टेंस और आने का भी जो ये रास्ता का दूरी होगा, ये आपका दूरी कहला जाएगा, ठीक है। तो दूरी और विस्थापन में यही अंतर होता है। अगर विस्थापन यहाँ से आपका ऋणात्मक हो जाता है, तो ऋणात्मक कब होगा, तो देखिए ये शुरुआती बिंदु है, ये अंतिम बिंदु है, यहाँ से गए जैसे 1 किलोमीटर गए, उधर से आए
तो क्या है, यहाँ चले गए, यहाँ से फिर आए तो उधर से रिटर्निंग करते समय यहाँ चले आए। तो हमें जाना, फिर तो शुरुआत बिंदु से ही आना था, तो 1 किलोमीटर गए, 1 किलोमीटर आते तो विस्थापन 0 हो जाता है। लेकिन क्या किए कि फिर से उल्टा डायरेक्शन में हम आगे बढ़ गए, तो ये जो 1 किलोमीटर के अलावा और जो फालतू चला गया, तो ये आपका ऋणात्मक विस्थापन हो जाएगा। तो जब विस्थापन आपका ऋणात्मक हो जाएगा, तो विस्थापन जब आपका ऋणात्मक हो जाएगा तो आपका वेग भी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। क्योंकि वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर क्या होता है, तो विस्थापन में परिवर्तन के दर को हम वेग कहते हैं। तो विस्थापन के वेग में विस्थापन के दर को, विस्थापन में जो बदलाव होता है समय के दौरान, तो उसे हम वेग कहते हैं। विस्थापन के बदलाव के दर को हम वेग कहते हैं। तो विस्थापन के बदलाव को दर को तो हम वेग कहते हैं। तो यहाँ से विस्थापन अगर 0 या ऋणात्मक होता है तो आपका वेग भी ऋणात्मक हो जाएगा। अब जब वेग आपका ऋणात्मक हो जाएगा या शून्य हो जाएगा, तो त्वरण भी आपका वेग पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। तो यहाँ से वेग अगर आपका जो भी होगा, अगर 0 होता है तो त्वरण भी आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि ये समानुपाती है। अगर वेग आपका बढ़ता है तो त्वरण भी बढ़ेगा, और वेग आपका घटेगा तो त्वरण भी घटेगा। अगर वेग 0 होगा तो त्वरण भी आपका 0 होगा। इसी प्रकार यहाँ वेग जो है विस्थापन का भी समानुपाती है। तो विस्थापन अगर 0 होता है तो वेग भी 0 होगा, विस्थापन अगर ऋणात्मक होता है वेग भी ऋणात्मक होगा। इसी प्रकार अगर हम तो बल का देख लेते हैं, तो बल क्या होता है, तो बल का हमने देखा कि ये बराबर क्या होता है, m × a। और यहाँ से देखा कि अगर त्वरण भी आपका 0 होता है तो आपका बल जो है त्वरण का समानुपाती है, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो ऐसे आप देख सकते हैं एक दूसरे से रिलेट करके, ये तीनों ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। तो यहाँ से एक दूसरे को रिलेट करके देख सकते हैं। तो सभी जो है कभी ना कभी ये ऋणात्मक या 0 हो सकता है, लेकिन दूरी एक ऐसी राशि है जो कि कभी 0 या ऋणात्मक नहीं होती है। ठीक है, तो आप इस कॉन्सेप्ट को, यदि इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो आगे देखिएगा कितने क्वेश्चंस को आप कर पाएंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं 114 नंबर। देखिए इस क्वेश्चन, ये जो सेशन आपका चल रहा है, ये वीडियो जो है आपका, ये ऐसा नहीं है कि पहले का ये दूसरे का बी करके हमें आगे बढ़ जाना है। हर क्वेश्चंस को एकदम डिटेल में कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करते हुए आगे जाने का मेरा ये उद्देश्य है, ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य है। और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए काफ़ी मेहनत लगता है, बहुत सारे बुक को पढ़ना होता है, कॉन्सेप्ट को खुद समझ करके फिर आपको समझाना होता है, इसलिए काफ़ी थोड़ा मेहनत लग जाता है। तो इस मेहनत को अगर आप समझ रहे हैं तो चैनल पर अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आ रहा होगा तो आप लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए 114 नंबर क्वेश्चन को भी अच्छे से समझते हैं। 114 नंबर क्या क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि डैश डैश का उपयोग एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। यानी कि कोई भी आपका शुरुआती बिंदु होगा, ये शुरुआती बिंदु है, अगर इस स्थान से इस स्थान जाने के लिए अगर आपके पास समय दिया हुआ है, क्वेश्चन से यही कह रहा है, अगर समग्र गति का वर्णन करने के लिए, यानी कि आपको गति का वर्णन करना है कि किस गति से गया, तो उसके लिए शुरुआती बिंदु से अंतिम बिंदु पर जाने के लिए कौन कौन सा चीज़ों का आवश्यकता होगा। मेन क्वेश्चंस कहने का मतलब यही है। यदि आपका समय दिया है, तो यहाँ दिया हुआ है कि किसी दिए गए समय पर कोई समय दिया है, तो इसके लिए क्या क्या ज़रूरत हो सकता है आपको। तो क्या दूरी और चाल रहेगा, तो आप बता सकते हैं। तो चाल तो खुद दिया है तो ये तो होगा नहीं। बी में दिया गया वेग और चाल, अगर चाल मिल जाए तो चाल इसमें निकालना है, चाल आपको पता करना है, तो इसमें दिया रहेगा तो फिर तो ये भी होगा नहीं। सी है दूरी और विस्थापन, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्पीड आपको निकालना है। जैसे कि यहाँ कहा गया है कि समग्र गति का वर्णन करने के लिए, तो यहाँ अगर गति का निकालना हो तो या वेग निकालना हो तो आपको विस्थापन का ज़रूरत पड़ेगा। विस्थापन बटा में समय होता है ना। इसके पहले हमने ऊपर भी यहाँ देखा था, देखिए, इसलिए मैं बोलता हूँ कि पहले जो मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको ध्यान देना होगा। वेग बराबर हमने बताया था विस्थापन बटा में समय, तो यहाँ से अगर वेग बराबर विस्थापन बटा में समय होता है, तो वेग अगर आपको निकालना होता तो विस्थापन का मान अगर आपको पता होगा तभी निकाल पाएंगे। अगर यहाँ से चाल, जैसे क्वेश्चन में कहा गया है चाल,
चाल पता करने के लिए। तो चाल पता करने के लिए इसका पता करना है इसके संदर्भ में कि ये कितना दूरी गया। तो चाल निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, तो दूरी चाहिए और समय आपका बोला गया है, दिया गया है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि चाल या वेग निकालना हो आपको तो कौन सा आपका राशि जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विस्थापन और दूरी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मान होना चाहिए। तो यहाँ से देख सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर सी जो है दूरी और विस्थापन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 115 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 115 नंबर क्वेश्चन है कि एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होता है। निम्न में से कौन एक सदिश राशि है। तो जो चारों ऑप्शन दिया गया है इसमें पूछा है कि कौन सा एक सदिश राशि है, और कहा भी गया है कि सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। तो सदिश राशि क्या होता है, तो सदिश राशि एक ऐसी राशि है, सदिश राशि और अदिश राशि, राशि दो होता है, सदिश राशि और अदिश राशि। तो अदिश राशि, ठीक है। तो यहाँ से अच्छे से समझते हैं सदिश राशि और अदिश राशि में क्या अंतर होता है कि सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होता है, परिमाण और दिशा दोनों होता है, परिमाण और दिशा दोनों होता है। लेकिन अदिश राशि के दौरान क्या होता है, इसमें दिशा नहीं होता है, केवल परिमाण होता है, यानी कि मैग्नीट्यूड दिया रहता है, डायरेक्शन नहीं दिया रहता है। इसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। परंतु बहुत सारे भौतिक राशि इस पर दे करके आपको पूछा जाता है कि कौन सा सदिश राशि और कौन सा अदिश राशि है, इस पर यही क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो इसमें आपको पता करने के लिए देखिए हम एक आपको बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट देते हैं कि जिस राशि में जैसे कि आपका कार्य हो गया, गति हो गया, विस्थापन हो गया, ऊर्जा हो गई, ये सब राशि है। तो इसमें अगर व और ब आपको आए, व और एक मान के चलिए आपके लिए ये ट्रिक ही है, व और ब आए, व और ब वाला जितना राशि होगा आपका सदिश राशि होगा। ठीक है, पूरा बात पहले सुनिएगा। सदिश राशि कौन होगा, जिस राशि में व और ब आए वह सदिश राशि होगा। लेकिन एक्सेप्शन है, यानी कि अपवाद में भी कुछ ऐसे राशि हैं जो कि व और ब रहेगा फिर भी वह एक अदिश राशि के अंदर आता है। तो कौन कौन अपवाद में है, तो अपवाद वाला को आप एक जगह लिख लीजिएगा और इसको बस याद कर लेना है आपको कि व और ब रहते हुए भी यह एक अदिश राशि कहलाएगा। तो कौन कौन कहलाएगा, तो एक आता है आपका द्रव्यमान, जिसे हम मास कहते हैं, एक द्रव्यमान हो गया पहला। और दूसरा कौन सा होता है, एक विद्युत धारा होता है, विद्युत धारा। तीसरा होता है आपका घनत्व, तीसरा क्या होता है, घनत्व यानी कि डेंसिटी। और देखिए अंग्रेजी में जो लिखना चाहेंगे लिख सकते हैं कि ये मास हो गया, ये इलेक्ट्रिक करंट हो गया, ये डेंसिटी हो गया। चौथा जो है विभव यानी कि वोल्टेज, क्या होगा, विभव। आप हिंदी में लिखें अच्छा रहेगा क्योंकि उसमें पता चलेगा कि आपको किसमें व और ब आ रहा है। तो विभव हो जाएगा, विभव या विभवांतर, तो विभव या विभवांतर हो गया। और एक और होता है आपका पांचवा दाब होता है, दाब। तो ये सारे जितने भी हैं ये देखिएगा कि आप इसमें व और ब आ रहा है, कहीं ना कहीं व और ब आ रहा है। द्रव्यमान में व आया, विद्युत धारा व आया, घनत्व व आया, विभव या विभवांतर तो व आया, दाब यानी कि ब आया। तो जितने व और ब वाले इसके छोड़ने के बाद, यानी कि ये एक अपवाद में है, और इन सभी को छोड़ने के बाद जिसमें व और ब आता है वह एक सदिश राशि होता है, वह सदिश राशि होता है। और जिसमें व और ब नहीं है वो अदिश राशि होता है। किसके, तो अपवाद में ये होते हैं। ये क्या है, व और ब रहते हुए भी एक अदिश राशि है, व और ब रहते हुए भी एक अदिश राशि है। ठीक है, ये एक अदिश राशि है। तो ये सभी को आपको याद रख लेना है। तो इसके आधार पर आप खुद से इसका सॉल्यूशन बताइए और इसका आपको कमेंट में आंसर देना होगा 115 का, कि वह कौन सा राशि है जिसमें जो दिया गया ऑप्शन चारों है इनमें से एक सदिश राशि है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। इसका कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर दिया। 116 नंबर देखते हैं। 116 नंबर क्या है कि वेग और समय का गुणनफल प्रदान करता है। देखिए पहले के जितने भी हमने क्वेश्चन अभी सॉल्यूशन करा था उसी के दौरान इसका आंसर छिपा हुआ है। तो इसमें क्या कह रहा है कि वेग और समय का गुणनफल प्रदान करता है। जब आप वेग यानी कि वेग और समय का गुणनफल जब करते हैं तो क्या निकलता है आपका,
तो समय और वेग का जब गुणनफल करते हैं क्या निकलता है विस्थापन। क्या निकलता है विस्थापन। आप समझ लीजिएगा, यहाँ से विस्थापन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विस्थापन हम आगे पहले भी देखे थे कि वेग बराबर क्या होता है। वेग विस्थापन में परिवर्तन के दर को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। विस्थापन में परिवर्तन के दर को हम वेग कहते हैं। तो यहाँ से वेग बराबर क्या हो जाएगा विस्थापन बटा में समय। तो यही तो पूछा गया है कि इसमें पलट करके कि इसमें वेग और समय का गुणनफल क्या होगा। तो वेग और समय का गुणनफल क्या हो जाएगा विस्थापन के बराबर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है। 117 नंबर है, कह रहा है कि यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा। यहाँ से देखिए, कह रहा है कि शून्य तय की गई दूरी यदि शून्य हो जाए तो विस्थापन क्या होगा। यहाँ से अगर यहाँ दूरी तय किए और यहाँ से फिर वापस आ जाए तो ये दूरी ऐसा नहीं है कि दूरी शून्य कह रहा है। दूरी तो शून्य का भी होता नहीं है, लेकिन कह रहा है दूरी कहने का मतलब कि चला गया ये। अब इसे भी तो दूरी ही कहेंगे। तो यहाँ से गया और आने के बाद अगर जाने वाला पॉइंट और आने वाला पॉइंट यानी कि अंतिम पॉइंट यही है, गया और वापस आ गया इसी पॉइंट पर, तो इसके दौरान क्या हो जाएगा। तो दूरी तो जीरो हो गया। तो जब आपका दूरी जब जीरो हो जाएगा तो आपका विस्थापन भी जीरो हो जाएगा। तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 117 ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा शून्य। 118 नंबर क्वेश्चन है कि एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है या 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है और फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाती है तो क्या होगा। जैसे कि कोई वस्तु है और ऊपर हम फेंकें तो इसका डिस्टेंस जो हो गया 100 मीटर हो गया। अब कोई भी जाहिर सी बात है कोई भी वस्तु को आप ऊपर फेंकेंगे तो नीचे आएगा ही, तो नीचे फिर यही स्थान पर आ जाता है। तो इस समय क्या होगा, तो आपका विस्थापन तो जीरो हो गया, क्योंकि गया भी एक निश्चित दिशा में और आया भी एक निश्चित दिशा में और शुरुआती और अंतिम बिंदु भी सेम हो गया, यानी कि आपका विस्थापन क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो 118 नंबर में आपका क्या है विस्थापन कहीं शून्य का बात है कि नहीं। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में है कि वस्तु का वास्तविक 50 मीटर है, वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी शून्य है। तो दूरी तो कभी शून्य होता नहीं, ये ऐसे ही गलत हो गया। वस्तु का वास्तविक विस्थापन 100 मीटर है, वास्तविक विस्थापन 100 मीटर है, वो घट करके क्या हो गया शून्य हो गया है। तो वस्तु का वास्तविक विस्थापन शून्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। कभी भी शुरुआती बिंदु से जाते हैं और पुनः उसी बिंदु पर अगर वापस आ जाते हैं तो उस दौरान आपका विस्थापन क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। 119 नंबर है कि जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जा रही है तो कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से समझिए। देखिए, जैसे कि आप घटना आपके साथ घटा होगा कि कोई ट्रेन अगर होगा, ट्रेन से आपको याद आ गया होगा, जैसे ट्रेन होगा तो ये इस डायरेक्शन में अगर जा रहा है तो ये ट्रेन हो गया, मान लीजिए ट्रेन हो गया, और इधर भी एक सेम डायरेक्शन में अलग अलग पटरी पर ट्रेन जा रहा है। ठीक है, ट्रेन जा रहा है सेम डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर दोनों का स्पीड, अगर आप इस ट्रेन पर हैं, आप इस तरह से नहीं हैं, मान के चलिए कि आप ही हैं, तो ये आप इस ट्रेन पर है और दोनों का चाल अगर समान है तो आपको क्या लगता है, अगर आप इस ट्रेन को देखते हैं तो इस ट्रेन की तुलना में आपको लगता है अगर सेम डायरेक्शन में और सेम स्पीड के साथ चल रहा है तो आपको लगता है कि दोनों में से कोई मूव ही नहीं कर रहा है, ना ये आगे जा रहा है ना ये आगे जा रहा है, दोनों एक ही जगह पर स्थित है। लेकिन इसी दौरान अगर ये 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चले और ये 4 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चले तो इस दौरान क्या लगता है, अगर आप इस पर ट्रेन पर हैं तो देखेंगे तो आपको लगता है कि नहीं मेरा जो ट्रेन है आगे मूव कर रहा है, कुछ ना कुछ मूव कर रहा है। लेकिन यदि आप इस ट्रेन पर होते हैं, इस ट्रेन पर अगर आप होते हैं, इस ट्रेन पर होते हैं और इसको देखते हैं जो कि 4 मीटर पर सेकंड के हिसाब से आगे बढ़ रहा है तो आपको लगता है ना कि आप पीछे जा रहे हैं। तो ऐसा आप फील किए होंगे अपने जनरल लाइफ में, तो ये देख सकते हैं ऐसा होता है। तो वही कह रहा है कि जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जाती है तो क्या होता है। तो कहा जाता है कि वे शून्य पर है, तो इसमें तो लगातार बदलती जा रही है कह रहा है, तो शून्य पर तो होगा नहीं। अगर समान रहता, कहता है कि स्थिति लगता है कि समान हो रहा है तो तब लगता है कि शून्य पर है। अब बी में कह रहा है
कि कहा जाता है कि वह गतिशील है, तो जी गतिशील कहा ही जाता है, क्योंकि जब लगातार बदलती जाती है तो उस समय क्या लगता है कि वो गतिशील है। फिर ऑप्शन सी है कि कहा जाता है कि उसने कुछ दूरी तय की है, तो गतिशील रहेगा तो तय करेगा ही, तो इसके दौरान, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ रहे हैं आप। 122 नंबर क्या है कि एक चालक समान गति से अपनी कार को चलाता है, कोई आपका स्पीड में वेरिएशन नहीं हो रहा है, समान स्पीड से वह कार चला रहा है, तो उस समय क्या होता है कि 288 मीटर की दूरी तय करता है, तो गति ज्ञात करना है। तो 288, तो इसमें डाटा क्या क्या दिया हुआ है, तो आपको डाटा जो दिया है इसमें दिया है दूरी दिया हुआ है, यहाँ से देख लेते हैं अच्छे से। तो इसमें क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया है आपको, डिस्टेंस का मान कितना दिया हुआ है, 288 मीटर दिया है, और टाइम कितना दिया है, 60 सेकेंड दिया है। ठीक है, 60 सेकेंड दिया है। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, तो गति निकालना है। तो गति बराबर हम पहले भी बताए थे, तो गति बराबर क्या होता है, या चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा में समय होता है, दूरी बटा में समय होता है। तो इस तरह से आप निकाल लीजिएगा, 288 बटा में 60, यहाँ 12 दूनी की 24, बरचो 48, 12 25 60, यानी कि 24 दूनी की 48 बटा 10, यानी कि 4.8 मीटर पर सेकेंड निकलेगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 121 नंबर देखते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन था। दूरी चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, बस ऐसे ही निकलना है। 121 नंबर है। 121 नंबर देखिए, हम सॉल्यूशन कर रहे थे तो कुछ इसमें गड़बड़ लगा है। क्या गड़बड़ है, क्वेश्चन पढ़ता है तो पता चलेगा। कह रहा है कि किरण 90 मीटर लंबे पुल में तैरती है, एक छोर से दूसरे छोर तक, फिर वहां से वापस उसी सीधे पथ पर तैरकर वह 2 बार में 360 मीटर की दूरी तय करती है। किरण का औसत वेग ज्ञात करें। तो औसत वेग जब निकालना होता है तो आपको पता होना चाहिए कि औसत वेग बराबर क्या होता है, तो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम होता है। क्या होता है कि एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम होता है। तो यह टोटल डिस्टेंस तो दिया है कि आने का और जाने का जो हो रहा है 360 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, परंतु यहाँ टोटल टाइम तो कहीं दिया हुआ नहीं है। इसमें टाइम कहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। लेकिन यदि क्वेश्चन के हिसाब से अगर 90 मीटर को हम 90 सेकेंड मान लें, जैसे कि क्वेश्चन अगर ऐसे यहाँ 90 सेकेंड रहता तो क्वेश्चन कैसे पढ़ा जाता कि किरण 90 सेकेंड लंबे पुल में तैरती है, यानी कि टोटल तैरने का जो समय लगा होगा 90 सेकेंड लगा होगा। तो अगर हम यहाँ 90 सेकेंड मान लेते हैं, अगर मीटर को यहाँ सेकेंड अगर आप सुधार सकते हैं तो 90, तो यहाँ से हो जाएगा 9 चौके 36, यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड यहाँ से आपका स्पीड हो जाता है, 4 मीटर पर सेकेंड हो जाता है स्पीड। तो इस दौरान आपका ऑप्शन डी हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसलिए हमें लगा कि यहाँ से समय नहीं दिया हुआ है, नहीं तो आप ऐसा है कि अगर क्वेश्चन से सही है तो आपके इसके दौरान आपको ए आंसर मारना होगा, क्योंकि इसमें 0 मीटर पर सेकेंड, लेकिन फिर भी 0 मीटर पर सेकेंड नहीं होना चाहिए, यहाँ 90 सेकेंड ही होगा। क्वेश्चन में मिस प्रिंट है, यहाँ 90 सेकेंड ही होगा, इसलिए आपको 4 मीटर पर सेकेंड आंसर हो जाएगा। कैसा होगा, टोटल एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस 360 मीटर तय की और इसके दौरान आपका 90 सेकेंड लगा, तो मीटर पर सेकेंड हो गया 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 122 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रह गया है, बस 2 ही क्वेश्चन करके हम इस वीडियो का अंत करेंगे। तो 122 नंबर क्या है कि किसी वस्तु का त्वरण इसके डैश में प्रति इकाई समय में परिवर्तन है, यानी कोई भी वस्तु का जो त्वरण है डैश में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन है। तो त्वरण बराबर क्या होता है, तो त्वरण बराबर हम पहले भी बताए हैं अभी जस्ट कि त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं, वेग में परिवर्तन के दर। और हम एक और आपको लॉजिक बताए जो अपने लिए हम रखे थे कि जब दर का बात आता है तो वहाँ हमेशा समय से तुलना किया जाता है, यानी कि बट्टा में समय होता है, देखिएगा। तो इसलिए यहाँ से त्वरण बराबर वेग बटा समय जब हुआ तो ये कह रहा है
कि किसी वस्तु का त्वरण डैश डैश में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन है। यानी कि क्या चीज़ में परिवर्तन है, तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो यहाँ से वेग आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। थोड़ा सा लैंग्वेज जो है लपेट दिया जाता है ताकि स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो सके और इसका गलत आंसर दे सके, तो इसलिए सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता है। 123 नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि यदि वीडियो में आपको थोड़ी भी जानकारी अगर प्राप्त हो रही है, लग रहा है कि हमारे लिए फ़ायदेमंद है, तो चैनल पर फर्स्ट बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और थोड़े से दोस्त यार के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि हम भी मोटिवेट होकर के आपको लिए समय समय पर वीडियो बनाते रहें। 123 नंबर देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है कि फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है, एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है, उसे क्या कहा जाता है। तो एक फ्रेम मतलब कहने का मतलब कि इस तरह से आप देखे होंगे कि बनाया जाता है कि इधर वेग होता है, इधर समय होता है, इसमें परिवर्तन होता है, तो इस तरह से रहता है। तो यही फ्रेम बोल रहा है। फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है, एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है, उसे क्या कहा जाता है। तो आपका वेग हो जाएगा, क्योंकि जब स्थिति में परिवर्तन कहता है तो स्थिति में परिवर्तन मतलब क्या कि यहाँ कोई वस्तु है, शुरुआत में यहाँ इस स्थान पर कोई वस्तु है और चल करके इसका स्थिति क्या हो गया, इस स्थान पर आ गया, तो इसके बीच का क्या हुआ, तो विस्थापन बना ना। यहाँ से यहाँ जब चला तो ये क्या हुआ, वस्तु विस्थापित हुई, यानी कि चली, तो इसके बीच का जो विस्थापन होगा, और विस्थापन यहाँ क्वेश्चन में क्या करा है, स्थिति में परिवर्तन की दर, यानी कि दर यहाँ बात आ गया, तो यानी कि विस्थापन को समय के साथ तुलना कर दिया गया। तो विस्थापन को समय के साथ जब तुलना कर दिया गया, तो विस्थापन बटा में समय, इसके पहले हम क्या पढ़े थे, विस्थापन बटा समय, यानी कि वेग को ही विस्थापन बटा में समय कहते हैं। तो वेग यहाँ से आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आप समझ गए कैसे कैसे क्या क्या घटना हुआ। आई होप इस क्लास के दौरान आपको काफ़ी सारे नॉलेज जो है प्राप्त हुई होंगी। तो आप चैनल में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद, और इसी तरह के आगे वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। जय हिंद।